बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। अभी आपको एक ज़बरदस्त किस्म की अच्छी बात के मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाई। वो अच्छी बात थी फैसला। कहने को ये सिर्फ एक लफ्ज़ है और मगर इसमें छुपे हुए मानी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि फ़ैसला आप करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग गलत ही फ़ैसले करते हैं, उनके नज़दीक वो सही होते हैं, मगर बहुत सारे लोग अक्सर आपको मिलते हैं जो कि सिर्फ गलत फ़ैसला करते हैं। और अक्सर ऐसे आपको लोग मिलते हैं जिनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला ही नहीं होता। क़ुव्वत फ़ैसला भी लोगों को समझाने की, आप सबको बताने की ये भी ज़रूरत है कि क़ुव्वत फ़ैसला ये होती है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास ज़िंदगी में मौजूद होते हैं जिसमें से हमें किसी एक का इंतखाब करना होता है, जिसमें बहुत सारी रीज़न्स आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपकी क़ुव्वत फ़ैसला जज की जाती है कि आपके अंदर फ़ैसला करने की कितनी अहलियत है, कितनी ताकत है। और क़ुव्वत फ़ैसला वही होती है कि आप किसी सही चीज़ का तयन करें, किसी सही रास्ते का तयन करें और उसके ऊपर आप फ़ैसला ले लें कि हाँ आपको ये करना है। मगर हम फैसला करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, आपको अपने दाएं बाएं बहुत सारे दोस्त अहबाब भी ऐसे नज़र आते होंगे। क़ुव्वत फ़ैसला तो एक तरफ वो फ़ैसला ही नहीं करते, वो अपना फ़ैसला मुझ पे छोड़ देंगे, आप पे छोड़ देंगे, 15-20 लोगों के साथ मशवरा करेंगे, उसके बाद भी वो फ़ैसला नहीं कर सकते। और याद रहे कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच भी आपके फ़ैसलों को कमज़ोर कर देती है। तो ज़्यादा सोचिए मत, किसी भी एक रास्ते का इंतखाब कीजिए, वही आपका फ़ैसला कहलाता है और वही कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देता है। वो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करें सोच विचार के साथ करें, अच्छे तरीके के साथ आप अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन और दुरुस्त फ़ैसला कर सकें। चलिए इस अच्छी बात के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से हमारे रोजाना की बुनियाद पर कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से भी अपडेट करें और वेदर के हवाले से भी आपको अपडेट कर देते हैं क्या सिचुएशन है मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों के से रिलेटेड। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा। इस्लामाबाद कतरे बेहतर है लाहौर शहर से, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं डिग्रीज की तो कम से कम रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाएगा। कराची का मौसम काफ़ी दिनों से सिर्फ एक ही लाइन पे हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी जो हम मौसम शेयर करने वाले हैं कराची का, उसमें आपको बताएं कि कम से कम जो डिग्रीज रहेंगे कराची के वो 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। पेशावर इज़ मच बेटर राइट नाउ, क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरह कोयटा की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा सबसे ज़्यादा बेस्ट मौसम में है इस वक्त तक, क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जा सकता है। जब भी ये दिन आएगा, मैं तो ये कहूँगी जब भी ये दिन आएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। आज बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है और दुनिया गज़ल के शहंशाह जनाब मेहदी हसन का यौम पैदाइश है। ये ज़िंदगी में हमें शायद उनके साथ इस तरह से बैठने का मौका नहीं मिला, मगर आप देख सकते होंगे कि मेरे अक़ब में जनाब मेहदी हसन साहब की एक तस्वीर, खूबसूरत सी तस्वीर हमने आवेज़ा की है और हमने कोशिश की है कि चलिए असल ज़िंदगी में ना सही उनकी तस्वीर के साथ ही कुछ देर बैठ के और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए उनके बेटे के साथ बात की जाए। दुनिया गज़ल के शहंशाह जनाब मेहदी हसन साहब के साहबजादे हमारे साथ इमरान मेहदी हसन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। चूँकि हम मेहदी हसन साहब से मुताल्लिक़ बात करना चाह रहे थे, तो उनके सपूतों में से जब हम बात करेंगे तो आपका नाम सर फहरिस्त आता है, जिनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत से पोशीदा बातें हैं जो आप हमारे ज़रिए या हमारे देखने वालों के सामने ला सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेहदी हसन साहब के कितने बच्चे हैं, आपका नंबर कितना है और आपकी अपने वालिद के साथ लगाव या मोहब्बत कैसी थी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, और चैनल 92 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज का दिन जो है ये मेरे वालिद साहब की बर्थडे जो मना रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं चैनल 92 का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
मेरे वालिद साहब के माशाल्लाह से 14 बच्चे थे। माशाल्लाह। हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, क्योंकि मेरी 2 वालदा थी, तो टोटल जो थे उनके 14 बच्चे हैं। अच्छा, आपका नंबर इमरान साहब कितना था, कौन से नंबर पे थे आप? बेटों में मेरा नंबर जो है वो, एक मिनट मेरा गिन लूं, 7वें नंबर पे हूँ। तो अगर मैं मतलब दोनों वालदा की तरफ से जो हम भाई हैं, मेरे जो रियल ब्रदर है और स्टेप ब्रदर हैं, तो ऑल टुगेदर में मेरा 7वां नंबर है। सही, माशाल्लाह से। अच्छा इमरान साहब, हमें मेहदी हसन साहब की गज़लें सुनने को मिलती हैं, शायद कोई नशिस्त हो गई हो बहुत सारे ऐसे लोगों की, क्योंकि दुनिया गज़ल के शहंशाह की जब महफिल लगती है तो लोग भागे दौड़े चले जाते थे। वो महफिल तक तो लोग जानते थे, मगर असल ज़िंदगी में मेहदी हसन साहब किस तरह की शख्सियत के मालिक थे, हम चाह रहे हैं कि कुछ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हमारे साथ आप शेयर कर सकें। असल ज़िंदगी में तो बहुत बड़े इंसान थे वो, क्योंकि वही बात है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को, किसी इंसान को इतनी इज्जत, इतनी शौहरत नवाजता है तो अल्लाह ताला देखते ही नवाजते हैं। बेशक। तो एज ए इंसान मेरे वालिद साहब बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बहुत शफ़क़त वाले इंसान थे। हमेशा सबका ख्याल रखना, सबकी रिस्पेक्ट रखना, चाहे से वो अब उनसे बड़े हैं, उनकी उम्र के हैं, उनसे छोटे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शागिर्द हैं, सबके साथ उन्होंने कभी मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं की। बहुत शफ़क़त वाले इंसान थे, गुस्से के तेज थे, लेकिन वक्त के हिसाब से उनको गुस्सा था। सही। अच्छा, तभी सिर्फ उनको जब आता था कि कोई अगर गाने में अगर कोई आगे पीछे काम खराब हो रहा है तो वहाँ उनको बहुत गुस्सा आता था, वहाँ वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा इमरान साहब, मतलब जिस तरह से एक बाप की ख्वाहिश होती है, जो उसका फ़न है, जिस तरह से कोई बिजनेसमैन है वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे हैं तो वो उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, एक फ़नकार कोशिश करता है कि उसके फ़न को आगे बढ़ाने वाली उसकी अपनी औलाद हो। मेहदी हसन साहब कहते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान का गला भी कहा जाता है, उनकी इतनी खूबसूरत और जादुई आवाज़ थी। कितने बच्चों के साथ उनकी ख्वाहिशात थी ये कि फ़न मौसीकी को उनके बच्चे लेकर आगे बढ़ें, और अब कितने बच्चे हैं मेहदी हसन साहब के जो इस फ़न के साथ मुंसलिक हैं? माशाल्लाह से उनकी ख्वाहिश तो असल में मेरे वालिद साहब जो हैं, हमारे जो गायकी जो घराना है, जो कलामत घराना है हमारा जी, उस हिसाब से मेरे वालिद साहब 16 जनरेशन थे। मैं 17 जनरेशन हूँ, मेरे बेटे 18 जनरेशन हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, तो वो हमारी फैमिली में 18 जनरेशन है। तो उस हिसाब से तो खैर उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनके जितने भी बेटे हैं वो इस फील्ड में आए, और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक सारे ही बेटे म्यूजिक में हैं और अपना अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। और जो प्रोफेशनली जो एक हिसाब से अगर प्रोफेशनली देखें तो माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई आसिफ मेहदी जी, वो मेरे वालिद साहब ने बाकायदा उनको ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट की थी कि वो हमारे घर के उनकी गद्दी नशीं हैं, उनके बाद वही जगह संभालेंगे, और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत, बड़ी शौहरत दी। बेशक बेशक। इसके अलावा मेरे 2 भाई और हैं जो एज ए सिंगर हैं। मैं खुद एज ए सिंगर जो है आजकल परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं पहले मैं वालिद साहब के साथ मेरी किस्मत ये है कि मैंने उनके साथ एज ए तबला प्लेयर जो है तकरीबन 12-15 साल पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। फिर उसके बाद क्योंकि वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा कि बेटे हमारा मतलब ठीक है आपका शौक है तबले का, लेकिन असल हमारा काम जो है वो गाने का है। बिल्कुल, वो एक गायक है, उसका फ़न है, मौसीकी ही उसका फ़न है, और उसी वही उसकी मेरास है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा इमरान साहब, मैं चाहती हूँ, हम सब की ख्वाहिश है कि चूँकि आज जनाब मेहदी हसन साहब का यौम पैदाइश है, कोई भी ऐसा शेर जो आप गुनगुना कर अपने वालिद के लिए डेडिकेट करना चाहें। उनके लिए तो क्या डेडिकेट कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, तो वहाँ तो तारीफ खत्म ही हो जाती है, और उनको मतलब डेडिकेट क्या कर सकते हैं। और फिर मैं मतलब वही बात है जैसे छोटी मुँह बड़ी बात, फिर मैं मतलब एज ए सिंगर, एज ए आर्टिस्ट वो इतने बड़े थे। वालिद साहब तो एक एज एन फादर तो वो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि जो बाप बेटे का रिश्ता होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है।
सही, कोई एक आध इशार ये समझ लीजिए कि हमारी ख्वाहिश है, उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है जो इस वक्त आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है, कोई भी एक शेर जो वालिद के लिए सुना सकें। जी, वालिद साहब के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई की गज़ल है आसिफ मेहदी की, उनमें उन्होंने एक शेर कहा जो कि वो डेडिकेट ही मेरे वालिद साहब को उन्होंने, और वो शेर ऐसा है कि सजदा करूँगा तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करूँगा तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान मेहदी हसन साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। ज़रा सोचिए, आपके पूरे सर में से आधा हिस्सा आपका सुन्न हो जाए या दर्द से बिलबिला रहा हो तो उसकी तकलीफ़ कितनी होती है। मगर हम कभी इसकी डेप्थ में नहीं जाते या बिल्कुल लास्ट पे हम पॉइंट्स पे जाकर नहीं सोचते कि ये जो आधे सर का दर्द होता है, ये दर्द शकीका जो होता है, ये होता क्यों है। अगर ये हो जाता है तो फिर हमारे पास इसका कोई हल नहीं होता। हम समझते हैं इसका कोई हल नहीं है, हम मुख्तलिफ़ तरीके से एंटीबायोटिक्स लेने की कोशिश करते हैं, घर में बैठ के ख़ुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके लाहक होने की वजह क्या होती है, इससे बचाव का तरीका क्या होता है, और इसके साथ साथ इस दर्द के अंदर आपको कितनी एहतियात की और कैसी एहतियात की ज़रूरत होती है, ये सब वो हम सवालात हैं जो हम अपने आप से तो करते हैं मगर कभी भी हम कोशिश नहीं करते कि किसी एक बेहतर शख्स के पास जाएँ जो इस चीज़ को जानता है और इसका आपको एक अच्छा सलूशन वो दे सकता है। तो आज चूंकि हमने इंतखाब किया आधे सर के दर्द के हवाले से, जो बहुत सारे लोगों का मसला है, अगर आपका भी ये मसला है तो फिर जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल मिलाइए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर कासिम बशीर साहब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूँ तो ये मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आधे सर के दर्द के हवाले से इनसे भी जानेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे लिए बड़ी ही मोहतरम है, पहली बार सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लेकर आई हैं, हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त के काबिल हैं, मारूफ हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट के हवाले से तो हम बात करेंगे उम्मे राहिल साहिबा से, मगर जब हम बात करते हैं आधे सर के दर्द की तो इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया इधर। तो इस जो आधे सर के दर्द है इसको हम इंग्लिश में माइग्रेन कहते हैं। इसकी जो वजह है उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके ख़ानदान में पहले ही ये चीज़ चल रही है तो आपका एक हाई रिस्क है कि आपको ये हो सकती है। दूसरा ये कि हमारी जो एनवायरनमेंट है और उसका भी एक मेजर रोल है इसके पीछे। किस किस्म के एनवायरनमेंट में अगर आप बहुत गर्मी के इलाके में रहते हैं, अगर आपको आलूदगी का एक्सपोजर ज़्यादा है तो ये चीज़ें भी उसको ट्रिगर कर जाती हैं। और इस तरह की जो दर्द है इसके पीछे अमूमन ज़्यादातर ट्रिगर ही होते हैं। एक तो ये है कि आपने इनहेरिट किया ख़ानदान जेनेटिक्स के थ्रू, मगर ये कि अगर आप इस तरह के एक्सपोजर्स में जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। काफ़ी लोग हैं जिनको शुरू में लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, तेज़ रोशनी में जाएंगे तो सर दर्द आना शुरू हो जाएगी। तो उसमें उन लोगों को वो पता होना चाहिए ताकि वो उस एनवायरनमेंट में जाएं मत। अगर जाना भी है तो ग्लासेस पहने या कैप्स वगैरह लें। कुछ लोग हैं जिनको नॉइज़ जो है वो बहुत तंग करेगा, तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है तो वो भी दर्द को ट्रिगर कर सकता है। हमारे खाने में कुछ चीज़ें हो सकती हैं अमूमन जो जिसके लिंक इसके साथ बताया जाता है, वो चॉकलेट्स हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जी, तो और चाइनीज़ फूड में अब तो खैर यहाँ पे ज़रा अवेयरनेस ज़्यादा है, मगर MSC सॉल्ट अगर होगा तो वो भी ट्रिगर कर सकता है हेडेक्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, चॉकलेट के हवाले से आम एक तासुर ये पाया जाता है कि जी आप एक महदूद क्वांटिटी में इसको खा सकते हैं। क्या ओवर ईटिंग जो होती है चॉकलेट की, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या डार्क चॉकलेट्स होती हैं उनकी वजह से ही होता है, जो चॉकलेट की कोई भी फॉर्म हो सकती है? डार्क चॉकलेट को ज़्यादातर कहा जाता है कि रिलेटिवली सेफ़ है, मगर जब आप करेंगे किसी भी ओवर इंडल्ज करेंगे तो ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। ठीक है। और ज़्यादातर कोई भी फूड जिसमें टायरामीन होगा या जो प्रोसेस मीट लोग लेते हैं, डब्बों में बंद जो मीट वगैरह होते हैं, उनमें भी ये चीज़ जो है ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। अगर आप खाएँ तो आपको दर्द वापस आ सकती है। ठीक है, अभी आपने खाने से मुतालिक चीज़ों से मुतालिक बात की है, इसकी एहतियात क्या हो सकती है, इलाज क्या हो सकता है, वो आपसे भी जानेंगे।
जाएगी, लेकिन चूंकि डॉक्टर उम्मेरा हिल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरती जो हमें चीज़ें नेमतें अता की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मुश्किलात का हल निकाल देती हैं। क्या हमारी डाइट में कोई ऐसी ग़िज़ाएँ भी मौजूद होती हैं या कुछ ऐसे मशरूबात जो हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं जो कि इस दर्द से हमें निजात दिला सकते हैं, या कोई ऐसी ग़िज़ाएँ और मशरूबात है जिनसे परहेज़ इस इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है या इस दर्द के अंदर उनका इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए? जी ज़रूर, बिल्कुल शुक्रिया। पहले तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं और अभी तक साइंस भी ये जान नहीं पाई है कि माइग्रेन होता क्यों है, माइग्रेन की वजह क्या है। जैसे 24 साल से तो मैं खुद सफ़र कर रही हूँ और होता क्या है कि सिर्फ पेन हो रहा है और जैसे लाइट हो गई या नॉइज़ हो गई या कोई भी फूड हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी है अगर आपको, वो ट्रिगर कर जाता है। जहाँ तक घर की चीज़ों की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो हम पेन किलर पे जा रहे होते हैं, अंधेरे में बैठ रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की अता की हुई हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी हमें आराम आ जाता है। लेकिन उन चीज़ों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको रीज़न पता होना चाहिए। लाइक अगर मुझे पता है कि लाइट जो है मेरा माइग्रेन हिट करती है, ट्रिगर होता है, या नॉइज़ ज़्यादा शोर जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये हर पेशेंट को अपनी जो है ना एक डायरी बनानी चाहिए, नोट करना चाहिए कि पूरे दिन में क्या हुआ था जो उसका माइग्रेन जो है ना बढ़ गया या दर्द स्टार्ट हो गया है। कैफियत जो होती है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और डिटेल बताएंगे, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप मेरे सामने देख रहे हो, घर में मौजूद रहने वाली चीज़ है, अदरक हर घर में होती है, शहद होता है, लीमू है, सौंफ है, काली मिर्च है। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रखी है, वो है कैमोमाइल, गुले बाबूना। ये भी बहुत इजीली मिल जाती है। इसके जो है आप देखेंगे टी बैग्स भी मिल रहे होते हैं और ये इंतहाई इफ़ेक्टिव चीज़ है। माइग्रेन हो, आपका किसी भी तरह का हेडेक हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो, आप बेचैनी का शिकार हो, आपने जस्ट इसके एक, जैसे अब ये गर्म पानी मेरे पास रखा हुआ है, आपने 1 चमचा जो है बाबूना जो है पानी में डाल के एक जोश देना है, ये आपकी चाय तैयार हो जाएगी। या आपने टी बैग है आपका, वो अपने कैमोमाइल जो है टी बनाइए और ये आप शाम के वक्त पी लीजिए, सुबह के वक्त भी पी सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है इवनिंग का होता है या रात का होता है। तो इसको पीते ही जो है आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है और आप बहुत पुरसुकून नींद सो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको तो एक तो नींद का मसला, ठीक है, तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर भी हमारे साथ नौरीन मौजूद है लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। जी नौरीन, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी को सुबह गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से सर में दर्द हो तो रात को ऐसी क्या टिप यूज़ करें कि वो सर दर्द हो ही ना। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि एक दफ़ा आपने प्रोग्राम में बताया था कि अलसी और ये जो है आंवला, इसका रेशो नहीं बताया कि मिक्स करके अगर इसको लिया जाए, और क्या इससे अलसी से वजन जो है वो गेन होता है, और रेशो और इस्तेमाल और कितने अर्से इस्तेमाल करेंगे भी प्लीज बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू नौरीन। अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हो, चूंकि कॉलर भी साथ साथ है, मैं कह रही हूँ एक दफ़ा ही सब क्वेश्चंस ले लिए जाएं फिर ताकि उनका जवाब लेना आसान हो सके। राहिल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी राहिल, बात कीजिए। राहिल, हमें सुन सकते हैं तो बात कीजिए। ठीक है, राहिल साहब से बेहतर तौर पे रब्ता नहीं हो सका। अच्छा, नौरीन के क्वेश्चन का पहले जवाब ले लेते हैं, फिर फर्दर गुफ्तगू करेंगे। उम्मेरा हिल साहब, वो क्या पूछ रही थी? उनके दर्द का था, डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू था उनके, तो आपने वो कोई बताई थी चीज़ उन्हें शायद? एग्जैक्टली 2 चीज़ें बताई थी। अलसी के साथ डिफरेंट चीज़ें मिला रहे होते हैं और वो वेट के लिए भी और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी और आपके दर्दों के लिए भी होता है, तो दोनों चीज़ों को इक्वली मिलाया जाता है और एंटी एजिंग भी होता है ये। अलसी और आंवला जो है उसमें सौंठ भी मिला सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें या 2 चीज़ें जो भी आप ले रहे हैं इक्वली आपने लेना है, मतलब हम वज़न लेना है और पूरे दिन में किसी भी वक्त 1 चाय का चमचा जो है आपने इसको खाना है और इसके ऊपर पानी पी लेना है। पाउडर बना हुआ होगा तो बहुत ईजी खा लिया जाता है, और इसको आपने पूरे दिन में 1 चाय का चमचा जो है वो कंज्यूम करना है। और जो उन्होंने कहा सुबह उठ के दर्द होता है, तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आप कैमोमाइल टी पी सकते हैं। बाबूना आपके घर में मौजूद नहीं है, सौंफ मौजूद होती है, सौंफ का कहवा बना के पी लीजिए सोने से पहले शहद डाल के, तो इंशाल्लाह जब आप सुबह उठेंगे तो बहुत फ्रेश उठेंगे और दर्द एकदम से नहीं होगा।
तो ये आप करके बिल्कुल देखिए, बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जो कई दफ़ा सुनने को मिलता है कि शायद माइग्रेन का जो पेन होता है, आपके सर में आधे सर का जो दर्द होता है, ये किसी ना किसी तौर आपके हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। क्या इसमें कोई सदाकत मौजूद है? जी, इसमें बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि एक माइग्रेन की किस्म है जिसको माइग्रेन ऑरा कहते हैं। माइग्रेन ऑरा का मतलब ये है कि आपको वार्निंग आती है, और वो अमूमन सर दर्द से पहले आती है। और वार्निंग ये भी हो सकती है कि आपको नाज़िया शुरू हो जाए, वॉमिट की फीलिंग शुरू हो जाए। वार्निंग ये भी हो सकती है कि आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाए, या आपकी नज़र में फ्लैशेस ऑफ लाइट आना शुरू हो जाए। अगर इस तरह की माइग्रेन की किस्म है तो उन लोगों को अगर रिस्क फैक्टर्स को डेवलप हो जाएं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह, तो वो एक हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं, जिनको बाद में या हार्ट के मसले या ब्रेन के फालिज वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक लिंक है ज़रूर उसके साथ, मगर एक ख़ास किस्म की माइग्रेन जो है उसके साथ है इसका, यानी कि इससे अच्छा, ख़वातीन मर्दों की निस्बत काफ़ी इंटरनली कमज़ोर समझी जाती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम आधे सर के दर्द की बात करते हैं तो उसमें दोनों के अंदर ही ये रेशो पाई जाती है, मर्द हज़रात को भी होता है, ख़वातीन को भी होता है। तो ज़्यादा चांसेस किसके ज़्यादा इफ़ेक्ट होने के होते हैं, ख़वातीन के होते हैं या मर्द हज़रात के होते हैं? तो इसमें जो मर्द हैं वो ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि बालिग होने से पहले। उसके बाद जो हार्मोन चेंजेस जब ज़्यादा आना शुरू होती हैं तो ख़वातीन 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। और मेरे ख्याल में जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है वो दोनों के बराबर है। उसमें ये ऐसा नहीं है मेरे प्रैक्टिस में इस तरह कम से कम के औरतें जो हैं, बल्कि औरतों में ज़्यादा टॉलरेंस है हेडेक की, बर्दाश्त करने की या पेन की बनिस्बत मर्द के। मगर प्यूबर्टी के बाद इन वुमेन में ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, और उससे पहले लड़कों में ज़्यादा है। अच्छा, यानी कि उसके बाद लेकिन ख़वातीन के अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत कहीं ज़्यादा होती है, इस चीज़ के अंदर वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बर्दाश्त कर सकती हैं। अच्छा उम्मे राहिल साहिबा, अगर हम बात करते हैं मौजूदा सीज़न की, इसमें क्या कोई ऐसे मशरूबात मौजूद हैं या कोई ऐसे फल मौजूद हैं जिनसे इस दर्द के अंदर आपको अवॉइड करना है? देखिए, दर्द पहले कहा, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि दर्द जो है ना सबको डिफरेंट उसके रीज़न्स होते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है जिससे कहा जाए कि आप अवॉइड करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। लाइट एंड साउंड, ये 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जिसको भी माइग्रेन का मसला है, लाइट या जो नॉइज़ है वो उसको हिट करती है। ठीक। बाकी फ्रूट्स में या कोई ऐसा फूड नहीं है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई हैं, किसी को चीज़ से इशू आता है, चॉकलेट से इशू आता है, लेकिन सबको नहीं आता है। बिल्कुल डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट वो होता है कि साइड इफ़ेक्ट, या कहना चाहिए कि उसको रिएक्ट करती है कोई चीज़। लेकिन एक चीज़ खाने से, खाना तो सभी अच्छा होता है। आपने फूड की या फ्रूट की बात की, तो जो सेब खा रहे होते हैं उसका ख़ास तरीका ये होता है कि एक सेब ले लीजिए, और काली मिर्च हमारे घर में मौजूद होती है, और सेब के अंदर जो है 7 से 8 काली मिर्चें आप ऊपर से लगा दीजिए। ठीक है, साबुत एक सेब लीजिए, उसके ऊपर काली मिर्चें आप लगा दीजिए और पूरी रात वो रहने दीजिए, और सुबह जो है वो काली मिर्चें निकाल के सुबह सुबह नहार मुँह सेब खा लीजिए। अच्छा। सेब जो है, एप्पल जो है वो वैसे बहुत हेल्दी फ्रूट है, लेकिन इस तरह जब खाते हैं तो जो भी माइग्रेन का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा होता है, उसके दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है, और जिनको बहुत जल्दी हो रहा होता है उसका ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह से इस्तेमाल करें, सेब को ज़रूर खाइए। अच्छा उम्मे राहिल साहिबा, मतलब जिन लोगों को इसका दर्द का नहीं भी है शिकायत, वो भी सेब का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो करते हैं तो इसका फ़ायदा उनको क्या हो सकता है? अगर माइग्रेन नहीं है, सिर्फ हेडेक होता है, दर्द हो रहा है किसी भी वजह से, नींद की कमी से, ज़्यादा सोने से, या किसी काम की वजह से, तो वो तमाम लोग उसको खा सकते हैं। एक्चुअली काली मिर्च में बहुत सारी अल्लाह ताला की मतलब उसकी नेमतें हैं। इसी काली मिर्च से बहुत सारी चीज़ें लाइक हम पॉइंट्स और सुजोग भी कर रहे होते हैं, वो भी आगे बताऊंगी। लेकिन जब आप सेब में लगा के खा रहे होते हैं इस तरह से काली मिर्च को, तो वो हर तरह के दर्द को जो है कमी उसमें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा डॉक्टर साहबान से ये एक सवाल है कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। अगर थोड़ी बुक वगैरह पढ़ लूँ तो सर में दर्द होता है, असल वजह सर सुन्न हो रहा है। कभी मोबाइल यूज़ कर लो तब सर में दर्द होना शुरू होता है। रूटीन से अगर पहले भी उठूँ ना थोड़ी देर तो तब दर्द होना शुरू होता है, बोल लूँ
इससे भी दर्द होता है। और ये मसला कि जब मैं मीठी कोई चीज़ खाऊं तो उससे बहुत दर्द होता है मेरे सर में। अच्छा, नज़र कमजोरी का तो कोई मसला नहीं है ना आपको तनवीर? नहीं, मैंने नज़र चेक कराई, वो कह रहे नज़र का मसला नहीं, शायद वो कहते हैं कमज़ोर हैं और मीठा खाने से मेरा BP भी अक्सर लो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच तनवीर। अभी जान लेते हैं इस मसले का हल क्या है। और अकबर भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अकबर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मेरे सर में बहुत दर्द होता है जब मैं मतलब कभी धूप लग जाती है गर्मी से। ठीक है। तो इंतहाई शदीद हो जाता है, आंखों के पीछे से हो जाता है बहुत ज्यादा, और मतलब फिर पूरे सर में फैल जाता है। तो इतना शदीद हो जाता है कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब तक कोई मतलब मैं डॉक्टर के पास जाके कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई मतलब ट्रीटमेंट ना करूँ तब तक ठीक ही नहीं होता बिल्कुल। और रोशनी ऐसी लगती है आंखों पे कि बिल्कुल मुझे लगता है कि आंखें बिल्कुल बाहर आ जाएगी, तो इतना शदीद हो जाता है फिर। और दूसरी बात यह कि कभी मतलब खाने में देर लग जाए, मतलब सुबह में कुछ खा लूँ तो फिर दोपहर के खाने में देर लग जाए तो तब भी ये हो जाता है ये मसला मुझे। ठीक है। अभी डॉक्टर साहबा से भी इसका आंसर ले लेते हैं। थैंक यू सो मच अकबर, आपने कॉल की। मजीद हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मजीद, बात कीजिए। ठीक है, चलिए अभी ठीक है अकबर साहब, तनवीर का मैं तो आंसर लेती हूँ मेरा हिल साहिबा से। अकबर ने जो बात की है, गर्मी से उसके सर में शदीद दर्द होता है। डॉक्टर साहब, एक तो इसमें मुझे ये भी बताइएगा, जब सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करती हैं, क्या उससे भी आधे सर का दर्द होता है? और इसके साथ साथ ये जो साहब बता रहे थे कि गर्मी की वजह से इनके अंदर सर की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, और अगर सुबह कुछ खा भी ले, दोपहर के खाने में थोड़ा वक्त लग जाए तो उस दौरान भी इनके अंदर सर की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, तो ये जो डिस्क्राइब कर रही है टिपिकल माइग्रेन के रिस्क फैक्टर्स की बातें कर रहे हैं। तो ये नोन फैक्ट है कि अगर आप खाने को स्किप करेंगे या लेट हो जाएगा, आपने सुबह किया दोपहर का स्किप हो गया, सुबह दोपहर को खाया रात का स्किप हो गया, तो इन लोगों को हेडेक जल्दी आएगी। तो इनका एक इलाज तो सिंपल ये है कि अगर इनको पता है कि ये चीज़ होती है तो उसको ना होने दें। लेकिन अब जिसने काम करना हो डॉक्टर साहब, उसने गर्मी में निकलना हो, उसका भी तो कोई हल हो सकता है? जी, तो उसका फिर ये है कि अगर ये उनके पास कोई पॉकेट में ऐसी चीज़ हो जिसमें शुगर ज़्यादा हो, तो वो कोई कैंडी ले लें या कोई संग चीज़ कर लें कोई, तो उससे भी आपको कम से कम एक टाइम पास निकल जाएगा टिल आप जाके अपना खाना खा लें, या छोटे मील्स ले लें या कोई ड्रिंक ले लें जिसमें इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए। अच्छा, आपने मीठी चीज़ की बात की। मेरा हिस्सा है हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थे तनवीर, वो ये कह रहे थे कि उनके सर में भी शदीद दर्द होता है, और मीठे के हवाले से उन्होंने बड़ी स्पेशल बात की कि मीठा कुछ खा लेते हैं तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है उनके सर के अंदर दर्द, और बिल्कुल उनका सर सुन भी हो जाता है। तो कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं उनके पट्टे कमज़ोर हैं, नज़र उनकी बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या करें? देखिए, पहली बात है कि उनको मीठे से हो रहा है, वरना इसका बहुत ही मज़ेदार इलाज जो हम स्टडी करते आए हैं कि माइग्रेन का जो बहुत ही मज़ेदार इलाज है कि वो 7 दिन जो है ना आपने दूध जलेबी खानी है। अच्छा। और सुबह के वक्त अगर आप फ्रेश बनी हुई खाते हैं, 2 से 3 जलेबियाँ खाते हैं, तो दर्द में बहुत आराम आता है। मतलब डॉक्टर साहिबान तो नहीं मानते, लेकिन इसका हम कहते हैं बहुत मज़ेदार इलाज है। अगर उनको मीठे से अगर दर्द हो रहा है, इट मीन उनका कोई इशू और है, वो उनको मीठा सूट नहीं कर रहा है। पहली चीज़ जो है स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। जो पट्टे की बात की है आपने, जब हमारे सर का दर्द होता है हम सिर्फ सर पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन बैक का जो पोर्शन है, जो हमारे दोनों मोंढों के बीच का जो एरिया होता है, नेक का जो एरिया होता है, वहाँ का मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर ऑयल से उसका मसाज करें रोज़ाना रात को सोने से पहले, और पैरों का हल्का सा मसाज कर लें, तो इंशाल्लाह उनके दर्द की कमी में दर्द में कमी आना शुरू हो जाएगी। और जो उनको बहुत जल्दी दर्द होता है खाना, जैसे एक ने कहा हमारे कॉलर ने कि अगर डिले हो जाता है फूड तो उनको पेन शुरू हो जाता है, ये सब होता है। और धूप से तो खैर बहुत होता है, तो उसमें सनग्लासेस उनको लगाने हैं। अपना जो लेवेंडर ऑयल है वो उनके पास होना चाहिए। अगर उनको दर्द शुरू हो रहा है तो जस्ट उनको लेवेंडर ऑयल को जो है सूंघ लेना है। ठीक है, लेवेंडर ऑयल अगर सूंघ लेते हैं तो दर्द में कमी आ जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमेरा हीर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं आधे सर का दर्द हो तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं वही रिकमेंड करते हैं, और जब एक मरीज़ को आदत लगा देते हैं तो फिर मरीज़ खुद ये डिमांड कर रहा होता है कि सर में दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इंजेक्शंस लगा दिए जाएँ। इंजेक्शंस लगाना सूदमंद होता है या फिर इंटरनली आपको बहुत नुकसान देता है ये? देखें, इंजेक्शंस जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, पहली बात।
तो उसका एक रीज़न ये है कि इंजेक्शन जो हैं वो गलत सिरिंजेस अगर इस्तेमाल हो रही है वो होगा। तो एक तो ये वजह है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप इंजेक्शन से दूर रहें। मेरी अमूमन कोशिश ये होती है, मैं मरीज़ को शुरू में बताता हूँ कि हम लोग आपके साथ मिल के काम करेंगे और 3 से 6 माह आपका इलाज करेंगे, मगर उन 3 से 6 माह में आप अपने रिस्क फैक्टर्स को ढूंढें। जिस तरह कुछ कॉलर्स ने बताया खाने का, कुछ कॉलर्स ने गर्मी का। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप अगर एक हेडेक डायरी बनाएं, आपको जब भी हेडेक होती है तो 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले क्या हुआ, मौसम ख़राब था, कुछ खाना नहीं आपने खाया या कोई ऐसी चीज़ खाई जिसका लिंक है, रूटीन में कुछ चेंज आया, कोई रूटीन में चेंज आया तो आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करें और फिर उन चीज़ों को ढूंढें जो बड़ी कॉमन हैं। अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो फिर आप उसको अगर अवॉइड कर लें तो आपको ये दवाइयों से और इन सब से कोई ज़रूरत लेनी भी नहीं, क्योंकि आप फिर सिर्फ उस पर ही काम करेंगे। ये जो दर्द है ये वक्त के साथ और उम्र के साथ कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें बेस्ट इलाज ये है कि आप अपना जो ट्रिगर है उसको ढूंढें और उस पर काम करें, उस पर भी फोकस करें कि आपके रूटीन में। अच्छा, ब्रेन हैमरेज का कहीं पे कोई खतरा होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? जी, अगर सर दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपको अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो दर्द जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी और ब्लड प्रेशर जो है वो हेमरेज को लेके जा सकता है, तरफ आपको लेके चला जाएगा, यानी कि ये हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आधे सर की बात हो गई कि इसमें दर्द होता है, जब पूरे सर का दर्द हो, जैसे मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे सर में इतना शदीद तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ थी कि मेरे लिए उठना बैठना बहुत मुश्किल था और नींद तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे फौरी तौर पे एक अच्छे बहुत बड़े नाम में मेरे एरिया बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, तो उन्होंने उस दर्द को ख़त्म करने के लिए मुझे चंद इंजेक्शंस लगाए उसी वक्त। 3 मेरे ख्याल में 2 से 3 इंजेक्शंस थे जो एक साथ उन्होंने मुझे लगाए। तो ये भी नुकसानदेह होता है आपके लिए कि आपके अगर सर में दर्द है तो आप टैबलेट से वो नहीं ठीक हो रहा या किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप इंजेक्शन यूज़ करें? जी, तो अगर तो आप ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि जहाँ सर दर्द बहुत शदीद है और दवाई भी काम नहीं कर रही है और आपको रिलीफ चाहिए, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि आप फिर IV इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप एक अच्छी जगह पर जाके लगवा रही हैं तो करें, मगर उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये ढूंढना चाहिए कि ये बार बार ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय ये कि आप ये को पता हो कि जब भी होगा मैं चली जाऊंगी या चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली में मेरे पास चंद सेकंड्स मौजूद हैं, कोई आप ऐसी बात करना चाहें जो लोग इस दर्द का शिकार हैं उनके इलाज के लिए, या कोई उनको रास्ता दिखा सके, रहनुमाई कर सके कि इन चीज़ों से बचें? जी, तो इसमें मेरी तो जो राय आपको स्पेसिफिक होगी इस चीज़ के लिए वो ये है कि ये बहुत नाकाबिल बर्दाश्त दर्द की किस्म है, जिससे कई बार लोग छुट्टियां भी करते हैं काम से, तो वो एक अलग एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सेहत पहले आनी चाहिए और फिर आपका काम। तो जिस तरह एक कॉलर भी फरमा रहे थे कि वो खाना अगर स्किप कर दें, तो ये आपको अगर पता है तो आप खाने स्किप ना करें। हाँ। दूसरा ये है कि आप को अगर ये भी पता है कि मौसम की किसी भी किस्म की सर्दी गर्मी जो है आपको करती, तो वो उसको अवॉइड करें। और ये काबिल इलाज है और इसमें एक जो फिर लोगों का बहुत होता है कि इससे हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमारी जान को ख़तरा तो नहीं, तो वो भी एक अश्योरेंस ये है कि ये जानलेवा चीज़ नहीं है। लेकिन ये जानलेवा चीज़ नहीं है, मगर इसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। और ये दर्द जो है आधे सर का, दर्द शक़ीक़ा जो होता है, ये काबिले इलाज होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह ताला फिर आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में तकलीफ देंगे, बुलाएंगे अपने पास। अभी हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ ऐसे चेहरे, रंगीन चेहरे हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे मिलने की ख्वाहिश आप सबको होगी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। आमना इलियास हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आमना, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ फैसल सैफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इनके नाम से थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी, मैंने अभी इनसे पूछा भी कि आपको मैं अहमद बिलाल कहूँ या मरहूम कह दूँ, तो ये आपकी ख्वाहिश है कि मैं आपको मरहूम कह सकती हूँ? जी बिल्कुल कह सकती हूँ। ठीक है, वैसे इनका नाम मरहूम अहमद बिलाल साहब है, लेकिन चलिए इनकी ख्वाहिश पे इन्हें मरहूम कह देते हैं हम। भी लगा दिया एक्चुअली इट्स नॉट सेट पे है ना, नहीं एक्चुअली इट्स नॉट मरहूम, इट्स मरदूद, इट्स मोरॉन। या मुझे उनका तारुफ कराने थे। ज़ैन अफजल हमारे साथ मौजूद है, जो मौलवी साहब आपको भागते दौड़ते हुए नजर आते हैं और रजिया को बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के मशवरे देते हुए भी नजर आए, तो ये हमारे साथ ज़ैन अफजल साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, सबसे जो बड़ी बात आती है, हम रेडी स्टडी गो हम सुनते हैं, व्हाट इज रेडी स्टडी नो, ये क्या है? रेडी स्टडी नो इज वेरी सिचुएशनल,
आई थिंक ये हर दिन, हर लम्हे, हर जिंदगी की कहानी है। रियल लाइफ में जिस तरह होता है कि हम कोई भी काम करने जाते हैं और उसमें कोई ना कोई हर्डल आ जाता है और रेडी स्टेडी और फिर नो हो जाता है, काम होते होते रह जाता है। सो बेसिकली दिस फिल्म इज आल्सो अबाउट दैट। देयर इज दिस कपल हु वांट्स टू गेट मैरिड, लेकिन वो हर दफा कोशिश करते हैं लेकिन बेचारे रह जाते हैं। चलें वो कोशिश आज हम कोशिश करेंगे कि शायद हमारे सेट पे पूरी हो जाए किसी तरह से, क्योंकि हमारे साथ फिल्म के हीरो भी मौजूद हैं, फैसल साहब मौजूद हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं, आपकी तो डेब्यू फिल्म है, बिल्कुल, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब आमना इलियास जैसी लड़की के साथ काम करना पड़े तो उसमें आपने कई दफा सोचा होगा कि मैं कर रहा हूँ आमना के साथ, नहीं कर रहा, मुझे क्या करना है? बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा। लेकिन आमना के साथ बहुत मुश्किल पड़ी, इन्होंने बहुत तंग किया है, सेट बहुत ये डीवा थी। इन्होंने हर सीन में डायरेक्टर को रोक के कहा कि ये लड़का क्या कर रहा है, नए लड़कों के साथ मुझे आदत नहीं काम करनी। इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हमारी। अच्छा। बस, लेकिन मैं हीरो बन गया उस दौरान। नहीं जी, एक्चुअली आमना के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्क्रिप्ट बहुत मजा आया। स्क्रिप्ट क्यों ये स्क्रिप्टेड है? वो अच्छा, वो मेरे ख्याल में मरहूम भी इसीलिए क्योंकि एक दिन ये मरहूम हो जाए। क्या बुलाऊं, अहमद बिलाल बुलाऊं? नहीं जी, इनकी वजह यही है कि एक दिन ये नाम ट्रू हो जाना है। ये दो तो शादी का लड्डू खाना चाह रहे थे, मैं देख रही आप भी बड़े उन्हें घुमा रहे थे, घुमन घेरियां डाले हुई थी आपने भी। एक वकील वैसे यही काम करता है, घुमन घेरियां ही डालते हैं ना? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वकालत एक बड़ा खूबसूरत प्रोफेशन है और वकील जो है वो दुनिया के बेहतरीन। आपने बदनाम किया इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में भी ये दोनों मिक्स थे ना, मौलवी भी उस तरफ था और वकील भी। अब आप खुद ही सोच लें कि हमारे साथ क्या किया होगा। दो मोहब्बत करने वालों को, लव बर्ड्स को आप लोगों ने सबसे प्योर हार्टेड, सबसे ऑनेस्ट कैरेक्टर्स हम दोनों के थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो फ्रॉडी है। हम लोग फिल्म में इनकी मदद करना चाह रहे थे लेकिन हमारी मदद ले ही नहीं पा रहे थे। आप मदद किसी और तरीके की करना चाह रहे होंगे ना? नहीं, हम इनकी शादी करवाने में, प्रॉपर शादी करवाना चाह रहे थे। ओरिजिनल फ्रॉडी हैं असल में भी और फिल्म में भी। वो फ्रॉड के सारे गुरु इन्होंने अपनी फिल्म में दिखाए। और वैसे भी अच्छा भागते हैं, मतलब देख रही थी आप भी तो ले लेके भाग रहे थे इन्हें, आप भी तो लेने के भाग रहे थे। वो थोड़ा सा पेमेंट का मसला फंसा हुआ था। अच्छा, वो पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, ये वकील साहब तो हो गए, ये मौलवी साहब को मैंने अभी टीजर में कल ना बैठे बड़े गौर से देखने, मैंने कहा मुझे पता होना चाहिए इस टीजर में हुआ क्या है। ये मौलवी साहब रजिया के दुपट्टे से ही करा रहे थे। रजिया दुपट्टा से ही कर लो भाई, ऐसा क्यों था? मौलवी साहब ऐसा क्यों है? आप निकाह कराते फटाफट लड़का लड़की फारिग हो जाते। ख्वाहिश थी ये जी, ये असल जिंदगी में इतना ही कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गया कि उधर सबके दुपट्टे सेट में ये जो रजिया तो उधर भाग जाती थी। जो नॉर्मल लोग भी हमसे मिलने आते थे उनके भी दुपट्टे सेट कराने लगे थे अपने कैरेक्टर में। इतना इनको लगा कि वाकई निकाह कराएंगे आप। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, इन दोनों से पूछूंगी ना तो ये तो अपनी ही फेवर में जवाब देंगे। आप दोनों मुझे बताएं, मेकअप रूम में जब जाते हैं, मेकअप हो रहा देखो तुम लोगों को कसम है, आप लोगों को कसम है, कुछ लो जरा अपनी लगा में सारे जी। अब हाँ, मेकअप रूम में जब जाते हैं, मेकअप रूम में जाते हैं, बड़ी एक्ट्रेस बैठी हुई हो तो नखरे भी हजार होते हैं। आमना के नखरे थे, मैं आमना की बात कर, रजिया की इधर नहीं। अच्छा, बात ये कि रजिया के तो बिल्कुल कोई नखरे नहीं थे, बच्ची है बिल्कुल छोटी। लेकिन जब मैं हूँ ना, समझ आप गए होंगे, जो मैं हूँ ना, मेरे बड़े नखरे थे। मैं 3-3 घंटे मेकअप पे लगाता था, मेरे बाल सही नहीं होते थे। मैं कहता था मेरे कपड़े इस्त्री करके लाओ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कॉफी, ये अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप जो अपनी बात कर रहे हैं, मैं इशारा समझ लूं हीरो की तरफ आप कर रहे हैं 3-3 घंटे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, मुझे हमेशा से ये लगता था मॉर्निंग शोज में जो कपड़े होते हैं इनमें चाय नहीं होती, तो यहाँ आके पता लगा कि बाकी नहीं होती। चाय होती है यार, चाय होती है। सेट पे मिलती थी वैसे, बता दें, यहाँ तो नखरे दिखा रहे, सेट पे मिलती थी चाय आपको? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। नहीं, सेट पे भी नहीं मिलती। घर से बाहर घर जैसा माहौल, घर भी कोई इज्जत नहीं सकती। सेट पे जी, घर से बाहर घर जैसा खाना तो सुना, बहुत चाय मिलती थी। और ये जिसने बिस्किट ही इसने खाए ना सेट पे, अगर आपके सेट पे खाना शुरू करें तो ये शो गुजर जाएगा। मंगा दे। मेरे जो है ना, बेसिकली 4 करोड़ का बजट मेरे बिस्किट्स का था और बाकी जो है ना, बिल्कुल
वो साइड पे सेपरेट रखा ये डाइट बिस्किट खाते होंगे ना ज्यादा। बल्कि मैंने इतने बिस्किट खाए कि उनके रैपर बेच के इन्होंने फिल्म बनाई है। अब ऐसा भी ना के मेरा आपको सवाल आप ना गोलमोल कर गए दोनों। मैंने पूछा था मेकअप से, मुझे ना साफ साफ जवाब दें आप। असल बात है कि कौन तंग करता है? आप ना तो वैसे नेचुरल ब्यूटी है, उनको तो जरूरत ही नहीं है मेकअप की। मैक्सिमम 4 घंटे होगा। और बाकी ये है कि फैसल भाई 4 घंटे। फैसल भाई मैं कहता हूँ आज मेरा चैलेंज है दुनिया के बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को, इस बंदे को राजी कर दो। नहीं कर सकते आप, कर नहीं सकते बदले में पैसे को, लेकिन मेकअप में मैंने राजी जरूर किया। हाँ मेरा I can become his personal hair stylist and his makeup artist। बात ये है कि बंदे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मुतमिन कोई नहीं हुए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। आमना ने मेरी मेकअप में बहुत हेल्प की। जी बिल्कुल, क्योंकि आमना को लगा ये सीन कभी शूट नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे जंप नहीं I was to a point मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि फैसल की कोई बाल ही नहीं बना पा रहा था। ये एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने ड्रायर, ब्लो ड्रायर और ब्रश पकड़ के करना शुरू कर दिया। नहीं आमना की मजबूरी भी होगी ना, उनको पसंद नहीं आ रहा। आमना की मजबूरी भी होगी, अब सीन भी तो करना था ना आपके साथ। अब लड़का हीरो ही नहीं होगा तो आप बेचारी तैयार होके क्या करेंगे? एक्चुअली मैं बड़ी देर से बैठी हुई मेकअप रूम में, मैं सुन रही हूँ ऐसे कर दो, नहीं ऐसे, ओ यार सही नहीं, ओ यार यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। नखरा ज्यादा है फैशन में? ना कैसी बात है? नहीं। दरअसल बात ये कि एक क्लास होती है, एक एलिगेंस होती है, मतलब बिल्कुल वही वाली क्लास है। वो कुछ बच्चों में नहीं थे जो कहते हैं मैं फुम्मड़ वाली जूती लेनी है, ये बेसिकली एलिगेंस होती है। वैसे फुंदे भी कहते हैं, मैंने फुंदे वाली जूते लेने हैं। नहीं उर्दू में कहते हैं। अच्छा नहीं, फैशन में बिल्कुल नखरा नहीं है, बट आई थिंक ये अपने बालों के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। मैं भी अपने बालों के बारे में सब होती है लड़कियां। मरहूम साहब भी अपने बालों के बारे में बहुत पर्टिकुलर। आप ऐसे बालों में क्या कराते हैं? आपको लगता है मैं अपने बालों में कुछ कराता हूँ? मुझे लग रहा है कुछ कराया ही हुआ है। असल में ये विग है, वो इसके लिए शूट के लिए इस्तेमाल की थी, तो बेसिकली वो ये विग नहीं है। मैं खींच नहीं सकती। वो विग नहीं है, ये असली, ये असली। अच्छा सॉरी, ये असली। मेरे हाथ धुलवाएंगे? मिट्टी लगी होगी तुम्हारे। वो भी धुलवा दें, हाथ भी मौलाना के साथ झाड़ ले प्लीज। ये मेरी पेन के साथ झाड़ ले। मुझे आप बताएं कि अभी आपकी मूवी कितना टाइम चली है, दिन में कितना वक्त आपको अपने सेट पे गुजारना पड़ता था? मौलवी से शुरू कर लेते हैं ना, मैंने कहा मौलवी भी बताएं। That's lie. That's a lie. That is not lie. फिर भी लेट आते थे, बहुत लेट आते थे। कुछ नहीं I was never late. There was only one time when I was late, और मुझे उस दिन हिशाम से डांट पड़ गई। तब मजा आया था। अच्छा हिशाम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं, उनसे भी बात करते हैं। 3 घंटे में दाढ़ी लगती है। ये लोग आराम से उठ के आते थे सुबह 5 बजे। आप लोग आराम से सुबह 5 बजे उठ के आते थे, मतलब ये भी कमाल हो गई। मतलब हम सुबह 5 बजे बड़ा आराम करते। मैं शाम बन जाता हूँ। क्या मौलवी का कैरेक्टर करें? आप दाढ़ी उगा लेते अपनी, आपको फेक दाढ़ी नहीं लगानी चाहिए थी। असल में हमारी तरह के डेडिकेटेड लोग नहीं है ये। हैंडसम मौलवी चाहिए था, दाढ़ी तो फिर भी आपकी इतनी बड़ी लगी हुई थी, उसमें हैंडसम क्या था? हमारे जी 12 आवर पहनने में आपने तो मेरी हैंडसमनेस छुपानी पड़ी उन्हें। देखिए मेरी बात सुने, अभी आप बता रहे हैं सब कुछ, हशाम साहब तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, मरहूम कह रहे हैं कि मैं हशाम बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा हशाम साहब, मैं अभी आप सबको बता दूं कि ये हमारे मरहूम अहमद बिलाल साहब ही हैं, मैं इनको थोड़ी देर के लिए फिल्म का प्रोड्यूसर बना रही हूँ, डायरेक्टर बना रही हूँ, हशाम साहब। अच्छा हशाम साहब मुझे बताएं, इन सब में से सबसे ज्यादा तंग किसने किया आपको? अपना भी जिक्र करना है, यहाँ पे एक बराबर में भी बंदा बैठा हुआ है। शाम की तरह ही करना है। थैंक यू सो मच सर जी। वही तो सर जी कहते हैं। सर जी बात यह कि मैंने BNU से फिल्म मेकिंग पढ़ी, तो जब मैंने पढ़ ली तो मुझे पता नहीं था कि एक्टर्स इतना तंग करते हैं। फैसल भाई ने बिल्कुल तंग नहीं किया। ये कोई तंग होता है कि भाई मैं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये कि पंक्चुअल थे। हाँ ये टाइम पे इसलिए आते थे ताकि हम लोगों को तंग कर सकें। ये बहुत टाइम से आ जाते थे। वो कुछ लोग होते हैं ना जो टाइम से इसलिए आते हैं ताकि बाकियों को बताएं तू टाइम से नहीं आया, तू टाइम से नहीं आया। तो ये कुछ मसले थे जी। हंसी भी डाल। ये आप कान में क्या कह रहे हैं शाम साहब के? कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, ये भी नॉर्मल रूटीन का हमारे जी जो कॉल आवर्स थे वो वाकई अर्ली थे। 12 to 14 to 16 आवर्स डे थे। हर बंदा बहुत डेडिकेटेड था। एक दफ़ा ये लेट हुआ था, इसने बताया, उसके अलावा कोई लेट नहीं होता था। कभी कभी हर रोज आमना लेट हो जाती थी। अच्छा थोड़ा सा हर रोज। ये देखिए आप जिसकी साइड ले रही हैं वो आपके बारे में बता रहे हैं। नहीं मैं जनरली आप लोगों को बता दूं कि मैं 1 घंटा हमेशा लेट ही पहुंचती हूँ।
ये पता नहीं मैं मॉर्निंग शोज पे किस तरह टाइम पे पहुंच जाती हूँ। पास तो टाइम पे आप पहुंचे। लेकिन अभी इसके पीछे भी एक राज है कि मेरा एडी मुझे हमेशा 1 घंटा पहले का टाइम बताता है। उसने आज भी मुझे कहा कि आपने क्या आप 9 बजे लाइव जाएंगी, तो मैं 8:30 बजे यहाँ पहुंची। मैंने देखा था मेकअप रूम में आप 8:30 8:15 के करीब आप। हाँ, तो अभी इन लोगों को पता लग गया कि आमना को कैसे डील करना है। वैसे ये सब जगहों पे ऐसा मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं ना चाहते हुए भी 1 घंटा लेट हो जाती हूँ। ये बात तो आपको 1 घंटा पहले बताना पड़ता है। हाँ, तो मैं और ये अक्सर मैं जब भी जिस भी प्रोडक्शन के साथ काम करती हूँ मैं उनको खुद भी बता देती हूँ कि मुझे 1-1.5 घंटे पहले का कॉल टाइम होता है। अच्छा, फिल्म के हीरो को कभी डर नहीं लगा कि एक रजिया है, मोहब्बत कर बैठा उससे, वो आपके पास आने के लिए अपने बाप की लाश के ऊपर से छलांग लगा कर चली जाती है, तो आप छलांग लगा के नहीं बजा सकते? हमने इतनी छलांगे लगाई हैं इस फिल्म में उस बाप के ऊपर से गुजरने के बाद। आपको अंदाजा ही नहीं होगा, इसलिए ये मुझे डर लगा कि छलांग मारते हम गिर ना जाएं। और वाकई फिल्म में एक सीन है जिसमें हम दोनों ने दरवाजा टापना है। अच्छा, अब कैसे किया था आप लोगों ने? गेट में से जंप्स करना है। हमारा जी सीन था कि मैंने आमना को भगाना है और एक्शन की आवाज आई और हम भागना शुरू हुए। अच्छा। और 10 सेकंड बाद हमें एहसास हुआ कि आमना मुझे भगा रही थी। मैंने देखा कि आमना गेट टाप गई है और आमना ऊपर चढ़ के मुझे कह रही है कि हाथ दो, कि फैसल ने गेट टापना है। तो मैंने कहा अच्छा गेट टापना है। अभी मैंने एक हाथ वहां रखा, एक वहां रखा, एक पाँव रखा, मैं उसको क्लाइम करके ना चढ़ गई दरवाजे के ऊपर। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा रुके बीबी, पहले इनको चढ़ने ने। उन्होंने कहा ये आप असल जिंदगी में नहीं भाग रही, इनकी कंफर्ट ये हमने दिखाना है कि आपको भागने में कुछ दिक्कत पेश आएगी, लेकिन नहीं जी, आमना टाप चुकी थी, हम गेट के उस तरफ से लाए ना। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मुश्किलात क्या क्या आप लोगों को फेस करना पड़ी है, मगर यहाँ से मैं शुरू करती हूँ मौलवी से बढ़ते बढ़ते हम हीरो तक पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल सीन कौन सा था? मुश्किल जो एक मौलवी और एक लड़के को लगा यार हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सच्ची ना दस दें। सच्ची दस दो। अच्छा, दस दो। हाँ, झूठ। सच बताना है। स्क्रिप्ट ही इतना अच्छा था कि हमें बहुत। मैं इसको सच समझूं। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इसको सच समझूं। क्या कर रहे हैं हम? सच जवाब तुम सच बताओ। अब आप खुद ही सोच रहे हैं कि हमारा हर सीन मुश्किल। अच्छा भाई, क्योंकि जहाँ ये दोनों होना वहाँ पहले जहाँ ये सीन होता था, ये कह रहे हैं पहले ये सीन होता था, फिर वो पहले इनका सीन होता था, फिर एक्चुअल स्क्रिप्ट का सीन होता था। जाहिर है। चल फिर बता, सच देखते हैं। देखी जाएगी, बता। सब बता दो दोस्त, बता। हमने बहुत रीटेक्स करती थी, इसकी वजह से सारी फिल्म रुकी। लेकिन सुनो, ये तो सच है कि मैं हर सीन में हंस पड़ती थी। वैसे किसको देख के हंसी आती थी? ये लोग अभी ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, और they're such terrific actors, honestly. All of them, all 3 of them. Thank you. ये भी समझ जाओगे। बस कभी जरूर नहीं दिया। कभी No, but they're such terrific actors, और ये लोग इतने spontaneous भी हैं कि सीन के दौरान भी ऐसे कुछ, जिसको मैं कहती हूँ चवलियाँ ये लोग मारते थे बहुत चवले मारी जानी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं अपनी हंसी को कंटेन करूँ। तो बहुत सारे सीन मैंने बहुत खराब कराए क्योंकि मैं हंस रही होती थी। मतलब मरहूम को मेरी वजह से कोई 10 थप्पड़े एक्स्ट्रा पड़ी हैं क्योंकि इनसे एक सीन था। फिल्म में पढ़ती रही है क्या? ये एक सीन था जिसमें वैसे तो जी ये थप्पड़ों का गाग है। थप्पड़ों का गाग रियल में भी जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं एक मौजूद शहरी हूँ इस मुआशरे का। ये चपेड़े वपेड़े ये बिल्कुल, ये आपने सही वर्ड यूज किया। चपेड़ों पे बात करते हैं, थप्पड़ों को रहने दें। अभी आप चपेड़ों पे आए। इस बंदे ने मुझे बहुत चपेड़े मारी हैं सेट पे। आपने नहीं और मैं ये मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। मैं तमाम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर को ये बताना चाहता हूँ कि ये बंदा मुझे तो मौलवी बैठा फतवा लगवा देते ना चपेड़ों के ऊपर। मौलवी साहब आप फतवा देते आप लोग। देखिए फतवे की बात मत करें प्लीज। माफी दे दो जी। मैं जी सबको बताना चाहता हूँ कि इस बंदे ने मुझे बहुत चपेड़े मारी हैं। किस बात पे मारी? नहीं बनती थी मेरी, वो नहीं है कि नहीं बनती थी। हर सीन पे बनती थी या ऑफ कैमरा भी बनती थी? ऑफ कैमरा देखिए, ऑफ कैमरा इन्हें सिर्फ हमारे डायरेक्टर मारते हैं। अच्छा, ऑफ कैमरा तो उन्हें बहुत मार पड़ी जी, वो सिर्फ थप्पड़ों वाली बात नहीं है। अब आप देखें ना, अभी आपका भी थोड़ी देर में यही दिल चाहेगा। उन्हें हंसी इस बात में कि थोड़ी देर में चाहेगा। मेरा बड़ी देर से जा रहा है, मेरा तो बहुत देर से जा रहा है। फिर मैं इसलिए आपको दूर दूर बिठाया ना, मुझे कहीं ना कहीं खतरा था कि चपेड़ों का सीन। असल वो सीन ये था कि एक सीन था जिसमें मुझे पढ़नी थी चपेड़े। अच्छा, अब वो हुआ ये कि अब चपेड़े इसलिए पढ़नी थी क्योंकि हमारी तो रियल लाइफ मूवी है, हमें तो हर चीज सही से दिखानी है। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात करने लगे। असल नहीं आया। मैंने डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर साहब के घर थे, मैंने कहा यार ये तो मार सकते हैं हम। इसने कहा
आप मारे मुझे, मुझे कुछ नहीं होता। एक मार्जिन से नहीं फिर उसने कहा आप इधर मारे मुझे। पहले ये उधर नहीं पड़ी, पहले इसने वैसे घर में प्रैक्टिस की। तो इन्होंने घर में तो इन्होंने इसने बड़े मजे से खा ली, वो एक दफा हुआ, वो रिहर्सल हो गई। अब जब सेट पे पहुंचे तो इसको एक दो चपेड़े पड़ी, उसके बाद जब इसको तीसरी चपेट पड़ने लगती थी ना तो ये कहता था नहीं ये पहली चपेट पे ये करता था, रेडी हो गया था चपेट खाने के लिए। ये अब आपको पता चल जाएगा ना ऑडियंस को किस पेट पड़ने लगी। और फिर डायरेक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये कि बेसिकली सीन ये था कि हमने दिखाया था रियलिस्टिक सीन। अब चपेट बेसिकली जो पहली पड़ी थी ना ठस वो बिल्कुल सही पड़ गई थी। हिशाम ने कहा यार वेरी गुड, तूने कितनी अच्छी चपेट खाई है, देखा यार एक और क्यों वो पीछे आमना हंस रही है। क्या हुआ था, मैं बैकग्राउंड में थी, अब इसको थप्पड़े पड़ी और मुझे हंसना नहीं था, मुझे उसमें घबराना हाँ, लेकिन मैं तो उसको एंजॉय कर रही थी बैठ के। हालांकि मौली साहब के इस पे रिएक्शन थे और इन्होंने इतने अच्छे रिएक्शन दिए उधर, लेकिन वो वाकई ऐसा सीन था कि सब कुछ सही हो रहा है, चपेड़े भी पड़ गई, वो उसने खा भी ली मौली साहब, और ये पीछे ये हंस रही है पीछे ये। आपको तो बड़ा मजा आया होगा। मैंने उसके बाद ये हालत होगी। मैं ऑन कैमरा मरूम तुमसे माफी मांगती हूँ। माफी वाली क्या बात है? सॉरी बट नो सॉरी। सॉरी बट नो सॉरी। अच्छा मुझे बताएं आमना, काम करते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया रियल में आपको अपने हीरो के ऊपर? यार ये क्या है, क्या बंदा है, देख रहे थे कितना सच। आई थिंक इज ब्लो ड्राई। इसकी जब गुस्सा मुझे मतलब गुस्सा ऐसा नहीं आता था कि मैं नफरत करने लगूं या इनसे। नफरत चले जाओ, निकल जाओ मेरी से, निकल जाओ मेरी फिल्म से। बट यस आई थिंक अदर देन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल इज अ डिलाइट टू वर्क विद, लेकिन वो बालों में बहुत टाइम लगाता है। हाँ नहीं इस बात पे तो नहीं ज्यादा गुस्सा है कि और हाँ मतलब कि हम ये फिल्म जो है ना हमने तो बहुत रफ एंड टफ शूट की है, जैसे रफ एंड टफ ये पहाड़ों में निकल गए। अच्छा लेकिन फैसल का जो है ना, एक तो ये ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लोथ्स एंड हिज शूज एंड हिज जैकेट। अब हर वक्त एक हैंगर पे ना एक जैकेट, हमारे पास जगह नहीं है सामान रखने की, लेकिन एक बंदा हैंगर पे उठा के लेके आ रहा है। डेडिकेटेड था पूरे शूट पे, हमारा आउटडोर शूट। वो बंदा आज मैं उस बंदे का नाम भी रिवील करूंगा। आज उस बंदे का नाम रिवील होगा, उस बंदे का नाम रिवील करूंगा। उस बंदे का नाम है फैसल सैफ। वेरी गुड भाई, ये बहुत कमाल है। बंदा मैं ही था वो भाई, वेरी गुड। एक दफा मैं खड़ी हुई हूँ और पैकअप हो गया और डिग्गी में सामान जा रहा है ना, तो फैसल ने अपने जूते लिए किसी से और जूते देख रहा है और किसी ने इनके मौजे ना जूतों के अंदर डाल। नेचुरल सी बात है, सब अपने मौजे डाल के जूते। सही बात है। अरे भाई तब गए। अरे भाई तब अरे भाई बहुत बदतमीज आदमी है ये, इसने मेरे पे नजर रखी। ये मौजे मेरे मौजे से क्यों डाले, गंदे मौजे। मैंने कहा ओके, मैं तो जगह चुप करके जेबों में डालो इन्हें। मैंने जेबों में डालो, मैंने इनमें रोटी भी खानी होती है। अभी कहते हमारे चल रहे हैं मगर इस मूवी की जब मैं बात करूंगी, अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ सुबह सवेरे पाकिस्तान में चलेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उस लड्डू के बारे में भी बात करेंगे जो खाने की कोशिश तो होती रही, मगर वो लड्डू खाया गया नहीं खाया गया, और इस फिल्म में और मजीद कितनी कॉमेडी है, लोग कितना एंजॉय कर सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से आगे लेकर बढ़ेंगे। हमारे साथ रेडी स्टडी नो की पूरी कास्ट यहाँ पर मौजूद है। मजेदार किस्म की गुफ्तगू हमारे पास हो रही है। हमारे पास कुछ बोर्ड्स भी यहाँ पे हमारे पास है, ये अब आपको दिखाएंगे। मैं अभी सीधा नहीं दिखा रही, मैंने भी आप टेंशन ना लें, मैं अभी सीधा खुद ही नहीं दिखा रही ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सस्पेंस बाकी रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। अगर आप ये एक शॉट ले सकें कि यहाँ पे एक मजेदार किस्म का स्टापू हमने रखवाया हुआ है, सबने खेला है भाई, बचपन में हमने भी खेला है, तो ये स्टापू भी जरा खिलवाएंगे, जरा नोट करवाई। हा मेरी पसंदीदा चीज, यहाँ पे लड्डू भी पड़े हुए हैं और ये वो लड्डू है जिसके लिए रजिया और ये हीरो साहब जो है ना भागते रहे और इनकी दौड़ कहाँ पे खत्म हुई ये नहीं मुझे पता। आपको मजेदार किस्म के ये मेरे पास लट्टू ये नजर आ रहा होगा, मेरे हाथ में भी लट्टू आपको, और लट्टू की तरह इनको घुमाया इनके डायरेक्टर साहब ने। ये खुद किस तरह से घुमा सकते हैं ये भी इनसे पूछेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी भी इनके साथ करेंगे कि कितना इनके अंदर है जोश कर सकते हैं।
खाना चाह रहे हैं आप? यार मौलवी क्यों खा रहा है? हीरो हीरोइन को दो। ये जी मतलब ये वैसे ही ये अजीब आदमी है मौलवी का, ये मिठाइयों का भूखा ही आदमी, बहुत भूखा ही मिठाइयों का। अभी देखिएगा बहुत ये कौन भूखा है? तमीज ही नहीं कि कहीं पे आए हो तो खाने के शौक इन दोनों को है। खा आप रहे हैं लड्डू। नहीं जी, ये असल में भी इन्होंने लड्डू खाए थे। आप इसको इन्होंने ये लड्डू खाए थे। गुस्से से देखना है आमना, गुस्से से देखें। मुझे लग रहा है प्यार से देख रही है। थोड़ा आमना का प्यार ऐसे ही है जी, जो आपको गुस्सा लग रहा है आमना का प्यार है। अच्छा, ये गुस्से वाला और आमना का प्यार क्या होगा फिर? अगर सोचें फिर आप क्या बात। एक सेकंड यार, ये तो गुस्सा क्या होगा? सोचें फिर, सोचें। ओए होए ना क्या सोचे, बात। ना सोचे, इतना ना सोचे। अच्छा। वैसे मेकअप आर्टिस्ट आपका सोच सोच के बुरा हाल हो गया कि इसके बालों का करूं मैं क्या? उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ये रिस्क नहीं किया, उसने ये रिस्क ही नहीं लिया। उसने ब्रश नहीं अपने खराब किए होने आपके बालों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। हाँ, करते थे वो 2-3 ब्रश अभी तक नहीं मिले मेकअप आर्टिस्ट। वो अंदर ही गोल है जी हमारे और अंदर एक थाना भी है, वहाँ पे रिपोर्ट भी करा दिया मैंने। अच्छा ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ बोर्ड्स पड़े हुए हैं। तो मौलवी, वैसे मुझे ना वकील से स्टापू शुरू कराना चाहिए। ये आपने स्टापू की तरह नचाया हुआ था इन दोनों बेचारों को, तो क्या किया हुआ था? चलें जरा सेंटर पे पहुंचे। देखिए वकालत एक इंतहाई मौजिज़ प्रोफेशन है और इस तरह की जो है ना हरकतें के वकीलों से स्टापू खिलाना। क्लैपिंग क्लैपिंग। बचपन में तो खेला होगा ना? नहीं खेला मैंने, ले कैसे भी नहीं खेला। ओ एक मिनट जरा टांग के साथ, लेकिन मुझे बता दे मैं खेल लेता हूं। फ्लोर का ध्यान कर लेना। फ्लोर का ठीक, फ्लोर से भी कहना मैं दोबारा यहाँ कुछ हो ये ना हम निचले फ्लोर पे हो। हाँ, मोहब्बत से पैर रखना है। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, सिंगल सिंगल है, उसके बाद दोनों पाँव आपने रखने, वो देख रहे हैं आप जिस तरह से पाँव बने हुए, एक पाँव। अच्छा ये वाला नहीं, एक ही पाँव, एक ही पाँव से। हाँ जी भाईजान, ये वाले आपका लेफ्ट है वो राइट है, फिर दोनों सिखा रहे। फैसल भाई मैं तो बहुत खेला, बहुत स्टापू वर्ल्ड कप मैं वर्ल्ड कप खेल रही है। ऐसे है ना? वाह, मौलवी नहीं, ऐसे कितना नहीं है। जानते हैं भाई। ऐसे नहीं है, हाँ ना, आप ये पहले लेफ्ट है। नहीं मैं करता हूँ, मैं करूँगा। ये देखना, ये है, ये इसमें दो वो है, दो पाँव बने हुए। चलिए आ जाए फिर। अच्छा हमारे पास ये है, मैं आपको ये दूंगी, आपको अलार्म दूंगी, आपने इस पे चलना है। ये आमना की मर्जी है कि वो आपको कौन सा देती हैं। और एक कैरेक्टर जो इसको प्ले कर रहा होगा, बाकी सबके हाथ में प्ले कार्ड्स होंगे। अभी आप तो खेल रहे हैं ना? मतलब मैं खेल रहा हूँ। हाँ चले आप लेना, आपने कराना है ये। तो करना क्या है हमें? अभी हमने ये करना है कि ये हमारे हीरो साहब हमें स्टापू खेल के दिखाएंगे, ठीक है? अब ये एक टांग पे खड़े, दो टांगों पे खड़े आगे बढ़ना चाह रहे, वो हमारे एक्शंस हैं। जो पहले जो कोई एक्शन दिखाएगा वहां पे ये इनको करना पड़ेगा वो सब काम। बारी बारी फिर करते हैं। अच्छा अगर मैं रेडी पे हूँ तो या वो तो पहले स्टडी पे हो तो ये मौलवी साहब ये पकड़ लें, ये पकड़े आप। चलें जी, ओके स्टार्ट। ये हमने वहां से उठाना भी है। बैट बॉल नहीं खेलना मौलवी साहब, इधर देखो जरा। ये क्या किया है? टांगों से खेलना है। और किन्ने नो हीरो नहीं वहां से उठाना। ये तो वो होता है ना, समंदर करा रहे होते हैं उल्टे कर करके, उसके लिए रखा हुआ है हम लोगों ने। ये हाथ में पकड़ो। अच्छा मौलवी साहब आप जरा उधर आए ना, ताकि नजर आए कि आप क्या बता रहे हैं इनको। अब ये मेरे और आमना पे मुनहसर है, हम आपकी दोनों टांगों पे आपको खड़ा रखते हैं या एक टांग पे आपको खड़ा जी रखते उसके हैं? लिए आमना आपके बोर्ड पे अगर मेरा ये आता है तो ये क्या करेंगे? मैं तो ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े एक टांग पे रहेंगे। खड़े जहाँ पे होगा जो मेरा वाला उसमें तुम रुक जाओगे। हम ना मैं तुमसे सारी फिल्म की माफिया मांगना। चलो मेरा पाँव छू। आपने खुद का स्टापू खेल सकते हैं, आपने खुद का। चले स्टार्ट हो जाए। मौलवी साहब मारना नहीं है उसको, ये दिखाना है उसको। ये आप पीछे जरा शॉर्ट में दिखा दें आपके पास क्या पकड़ा हो। ओके चलिए आपने खेलना है। चले डन आप भी देख लें अपना। चलो कोई मैं तो आपने मुझे और आमना को भी फोकस करना है। मैं जी ठीक है, चले स्टार्ट करें। मौलवी का करो ना। क्या गो कीप गोइंग। ये गलत कर रहे हो तुम। गलत कर रहे हो, या तो नहीं जिस टांग पे आप पहले छलांग लगाएंगे। अच्छा मैं करती हूँ यार। ये नो चलिए भी आमना करेंगे, आमना ये लेट मी ट्राई। ओ भाई हील है उधर रेडी कर लूंगी। आमना हील के साथ कंफर्टेबल है? सवाल वाओ, यही मैं कर रहा हूँ। मैंने किया था। आपने दोनों टांगों से किया था, वो सिंगल टांग से करेंगे। सिंगल टांग एग्जैक्टली यही किया था। मैं बताती हूँ आपको। हाँ अब आप ठहरे हैं। ये तो बच्चों वाली हरकतों में पड़ गए हैं। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बता रही हूँ, ये देखिए बात इसी पे आपने छलांग लगा के बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम। लाओ जी अब आगे समझ आजा मौलवी सामने। ओके अच्छा हम ना तुम तो प्रो लगी इसमें। चलो
अब इधर भी देखना है। नहीं, यहीं पे खड़े रहो। स्टॉप, यहीं पे चलो चलो चलो, जब तक आमना नहीं कहेगी आप इधर ही खड़े रहेंगे। अच्छा, और आमना यार मौसम कैसा चल रहा है यार? यार लेट्स डिस्कस सम पॉलिटिकल इश्यूज। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर रजिया के साथ शादी करनी है, लड्डू खाना है, तो टांग पे खड़े रहना होगा। लड्डू भी खा लूंगा। ओए मैं तनु चलो जान दे रजिया, कोई तो माफी। चलो मेरे हाथ से तुम्हें लड्डू खाना पड़ेगा अब। नो अच्छा पूरा लड्डू। उफ, चलें जी चलें, अब जाने दें, अब जाने दें। अब दोनों टांगे? हाँ दोनों टांगे। अब सिंगल इधर सिंगल आएगी। हाँ दोनों सिंगल नो। क्या है मौलवी साहब? मौलवी साहब की दाढ़ी का क्या हुआ? मौलवी साहब अब आपकी मर्जी, आपने वापस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? मुझे तो रेडी किया हुआ आपने। मैं रेडी हूं मौलवी साहब। नहीं तो आज कितने बजे निकले घर से? सर ये कुछ लगा हुआ आपके कमीज पे। एक मिनट अब ये मौलवी साहब टिकलिश ये आपको खड़े रहना होगा, रजिया के लिए खड़े रहना होगा आपको। मैं रजिया के स्कूली में भी चढ़ जाऊंगा। You cannot help। मौलवी साहब आप ही अच्छे इंसान। अच्छा वैसे एक बात बताओ, एक टांग पे खड़े तो हमने इनके कोड को हाथ लगा रही है, मतलब किसी के प्योर की जरूरत नहीं है ये काम करने। हीरो साहब इधर देखिए, वो देखो गोद में आ जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब आप देख लें, आपने ये लड्डू इनको देने हैं कि नहीं देने जी। आप अब इनके साथ गुफ्तगू कर लें, वकील साहब के साथ। क्या गुफ्तगू इनसे करें। आप इनके पास गए हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर शादी के अंदर मौलवी भी रुकावटें डाल रहा है और मौलवी भी भागा चला जा रहा है। अब आप देख लें अब आपने कैसे शादी करनी है। तुम लड़के हो ना? मैं यही सोच रहा था कि अब हमारी सोसाइटी में हम लड़के पहले बात करते हैं, क्योंकि आपने जो मेरी हालत की, आपने तुम चुप रहो। वकील साहब से मैं बात करूंगी। हाँ आज वकील और मौलवी शादी करनी है हमने जी। मैं भी इनके साथ हूँ। शादी करनी है? मैं बड़ी मुश्किल से घर से आपके वालिदैन कहाँ हैं? क्यों जी? वालिदैन ने शादी करनी है, उनकी शादी हुई तो हम पैदा हुए ना, अब हमने शादी करनी है। ये सही कह रही है। वकील साहब उम्र पूछे इन दोनों। उम्र कितनी है जी आपकी? 18.5 साल। ओके नाज़रीन, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया शो पे। आपने पूछा उम्र कितनी, मैं बालिग हूँ। मैंने शुक्र है ये नहीं कह दिया स्वीट 16। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं स्वीट 16। स्वीट 16 बिल्कुल ठीक है। मैं अंडर एज मैरिज कर रही हूँ। कोई मसला नहीं है। आप ये ना कह दीजिएगा मैं फिल्टर लेके आता हूँ सेट पे यार। ओ गल है कि कोई मसला नहीं, निकाह ताड़ा हो जाएगा। सुल्तान राय क्यों निकला है आपके अंदर? रुपया लगेगा 50,000। मेरे पास 50,000। मैं सिर्फ स्वीट 16 हूँ, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास है क्या जिंदगी में मुझे देने के लिए? आप तो बालिग ही नहीं हो, फिर आपकी शादी नहीं हो सकती। डायलॉग बोल दो सारे फिल्म। वकील साहब वो बालिग नहीं है, उसकी शादी नहीं हो सकती। ये मेरी नया कोई मसला नहीं, 10,000 और बता दे। इसीलिए तो 50,000 ले रहे हैं। 50,000 आपको चाहिए? जी जी आपको 50,000 चाहिए? जिस तरह पूछ नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी गाल सुन लो, मैं पैसे ही लेने में, ये कोई नहीं ऐसा कि मुझे अदाएं दिखा के आप कहेंगे। आपको 50,000 चाहिए जी? आपको 50,000 चाहिए? अच्छा आप 200 दे दें। वकील साहब क्या कर रहे हैं आप? मौलवी साहब मौलाना आप बताइए क्या इनका निकाह हो सकता है? आप बताएं। 200 में डन है। लड़के ने कहा है कि उसकी उम्र 16 साल है। पुलिस ने फोन लो। हाँ ये बात सही है, पुलिस ने फोन लो। और नहीं है, 16 साल का नहीं है लड़का। मैं जी 19 ईयर्स है, मुझसे 6 महीने उल्टा हो गया था मेरा। अच्छा उल्टा हो गया था। 6 उल्टा हो गया था। लेकिन बात ये कि आप शादी करके रहेंगे कहाँ पे? घर वालों ने तो आपको निकाल दिया है। वो आपका मसला है, हमारा मसला है। हम चौल में रहे, बंगले में रहे, हम पेरिस में रहे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक सेकंड, आप मुझे घर खरीद के दे रहे हैं? मेरा हॉस्टल भी है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत सस्ती। हमें आपके हॉस्टल में नहीं रहना, हमें आपके हॉस्टल में। इतनी हॉस्टल सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हाँ जी, सच्ची दोस्तों की करना है शादी करने आए, हमारा निकाह कराएं। इरादा ही नहीं लग रहा। हमारा इरादा, हमारा बिल्कुल इरादा है। ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास जज्बा है। इरादा है, जज्बा है। मौलवी साहब जज्बा कौन सा चाहिए आप दोनों को शादी के लिए? इनका कौन सा जज्बा चाहिए? हमें शादी करनी है तो ये लो मैं कर देती हूँ। शादी करनी है, बिल्कुल सही। पता तो चले शादी वादी इस तरह करें। कैसे ये मेरे कंधे मौलवी साहब ऐसे नहीं। चलो कोई मसला नहीं, आप पैसे ना दें, आप शादी करा देते हैं। चले निकाह पढ़वाएं। मौलाना निकाह पढ़वाएं। निकाह पढ़वाओ यार। निकाह लेके आए जो पढ़ना है।
हाँ जी, ये पढ़े हुए इतने निकाल में से किसी का भी कोई भी ले लो यार। सर जी बात सुने ना, आप निकालनामा लेके सर जी ना कोई आप यार अगर वो हमने ही लेके आना था तो आप किस खेत की वेले बैठे तुसी की करते पे हो? मौलाना गल तो सुनो यार, साडी यंग कपल दी मत मारती तुसी यार मौलाना गल सुनो, केड़ी इन्हां दी चलनी है करा दियो। ओ कुड़ी ने फिर नस जाना, मैंने पता नहीं लगा। ए जदों भी नसी है मेरे कोल ही आई है। अच्छा लड़के के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ए पक्का क्लाइंट नहीं, ए पक्का क्लाइंट है। ये लड़की पक्का क्लाइंट है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ पैसे नहीं ਲੱਭे। नहीं बल्कि मैं तो वो वाला क्लाइंट हूँ जो हर दफा लाती हूँ शादी कराने के, खूब पैसे बनाते हैं। नहीं तुसी मैंने कोई पक्का ही क्लाइंट समझो जी, मैं भी पक्का ही क्लाइंट है हमारी टीम। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ स्वीट 16 ये रज़िया कितने सारे ले आइए, आप किसको लेके आएंगे? रज़िया तो इतने सारे ले आइए, मौलवी साहब ने गवाही दे दी है। रज़िया तो आप ये वाकई ये क्लाइंट बना लिया रज़िया को। सही बात है, फिल्म में अभी सर ये डन करें। तुम लोग इतने चीप हो, चीपलेस। वैसे आपका ये क्लाइंट कितने ग्राहक अब तक ला चुका है? यार मेरी बात सुनिए कि हमारी पर्सनल वो है, डिटेल्स है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि 12 अभी आप ये बता 12 वकीलों की और क्लाइंट की प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। चुकी है नहीं मैंने बताया ही नहीं आपको। मैं 12वां वकील साहब के, मैं जी 13वां। सर आप किसी खाते में नहीं है। मैं जी गिना ही नहीं जा रहा। ओ तुसी अली इशफाक नहीं देखिया। अच्छा मुझे बात बताए, रज़िया ने कंगाल लड़का चुना अपने लिए? रज़िया ने कंगाल लड़का अपने लिए चुना है या पैसा वैसा भी देखा है? देखिए अब प्यार की तो कोई कीमत नहीं होती ना। हाँ तो अगर सड़क पे सुलाएगा आपको, मैं आपको ये बात बता दूं, लड़कियां भागती कंगाल लड़कों के साथ ही हैं। ओए होए दूसरे रिश्ते मंजूर हो जाते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आप सब लोग माशाल्लाह से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, सब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, और मुझे ये बताएं कि खाना सबसे ज्यादा कौन खाता रहा है सेट पे भी और ऑन कैमरा भी? आपको चेहरे पे नजर आ रहा है कि खाना कौन खाता रहा है? आप लोग बहुत स्मार्ट। What do you mean? जी खाते पीते की हो गया? खाते पीते कर दे हो। हाँ। अच्छा वैसे देख के पता लग रहा है कौन सबसे ज्यादा खाता है और कौन सबसे कम खाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी खाती थी जाहिर बात है ये सबसे मैं सबसे कम खाती थी। सबसे कम जी खाती थी। कहाँ जाता है? अच्छा वकील साहब खुराक की बात हो रही है, दिमाग की नहीं हो रही। इन्होंने दिमाग सबसे कम खाते हैं। मुझे माफी कोई मसला नहीं, मैंने माफ मौलाना ना आप हमारे बड़े भाई, मैंने नहीं करना, उसने किया मैं माफ। अच्छा चलिए मुझे बताएं गाना। मुझे वैसे गाना है बहुत ज्यादा पसंद है मूवी का। मैंने कितनी दफा उसको सुना जिसपे आप अपनी रज़िया को लेके जा रहे थे और ऐसे रज़िया वो गाना लगता है तो मैं भी इसको फोन करता हूँ, चल रहे हैं। ये नहीं मान रही ये वो गाना आजकल जहाँ की साइकिल मैंने बाहर ही खड़ी की हुई है, जैसे ही गाना लगता है मैं कहता हूँ रज़िया साइकिल रेडी मच जाएगी रज़िया की। ये मेरे ख्याल है इशफाक के चक्करों में। मुझे बताएं गाना सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? जी बिल्कुल देखो हमारी फिल्म में 25 गाने हैं, मैं सोच रही हूँ कौन वो जो हमारा 18वां गाना है ना, बड़ी मुश्किल से हमने डलवाया। ये जो आपका गाना था देखो देखो, इसका मुझे बताएं कि ये कितना आपको मतलब इंटरनली हिट किया इस गाने ने, कितने खूबसूरत लिरिक्स थे, वो किसको सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। देखें जी वो मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद है मेरा देखो। और इनफैक्ट कल मैं अपने दोस्तों को ये गाना सुना रही थी घर पे, और जैसे ही गाना शुरू हुआ, वीडियो की तो बात बाद में आई, लेकिन सबसे पहले सबने पूछा कि इसका सिंगर कौन है, ये इतना खूबसूरत लिखा हुआ गाना। जैसे मुझे अभी बताया उन्होंने ही आपके डायरेक्टर जी, ये हमारे डायरेक्टर हिशाम साहब ने, हिशाम ने लिखा भी है और गाया भी। और ये बड़ा इमोशनल कनेक्शन है इस गाने के साथ। हिशाम बेसिकली सिंगर है। हिशाम का या आपका? ये हिशाम का। अच्छा मैंने कहा आई थिंक हमारी पूरी फिल्म का, और वो अपने घर में और उधर एक लड़की भाग गई, उस दौरान में इतना अच्छा गाना था। जो गाना अच्छा था, आपकी आवाज सुन के हमारी पूरी फिल्म का म्यूजिक, हमारी फिल्म में 3 गाने हैं। एक हमारा है नचीजा, एक देखो देखो, और एक है हमारा जो भागने वाला सॉन्ग है उसका नाम है छम छम। और हमारी फिल्म का म्यूजिक बाकी साहब ने किया है, और तीनों ही गाने हमारे फिल्म के बहुत ही उम्दा और धमाकेदार हैं। आई थिंक नचीजा भी और जो हमारा छमछम है, ये मेरा ख्याल है जो नचीजा मैंने कल देखा था उसमें आपका वकील बड़ा जोर जोर से नाच रहा था। जी चलो आप देख लेंगे, सितारों वाले कपड़े पहन के डांस कर दे, कोरियोग्राफर यही तो थे। लेकिन वो डांस एक बड़ा मजेदार डांस है, सिर्फ बाजुओं का डांस था। ये कौन से आटे कूद रहे थे आप? बाकी कैसे हिले थे? I saw that and I actually liked it. You start यहाँ से थोड़ा सा मुंह दिखा दे, खड़े नहीं बैठ के दिखा दो यार।
आपने इनके जो सबसे ज्यादा जोर है ना वो एक्सप्रेशनलेस होने पे। अगर आपने इनके मुंह देखना वो यूज कर देते। मैं उसमें ये था कि मुझे था उन दिनों फैसल भाई पे गुस्सा, जाहिर बात है आमना पे तो नहीं हो सकता। ये मूव बड़ा टेक्निकल है। मैं आमना की तरफ देखता था तो मैं कहता नहीं, मेरी तरफ देखते तो करते थे आओ अच्छा सही। अच्छा मुझे बताएं, मूवी का स्क्रिप्ट था वो कैसा है और आप लोगों को क्या उसमें लगा कि यार इसमें ये चेंजिंग्स होनी चाहिए, या आपको क्या अच्छा लगा कि यार बड़ा जबरदस्त? नहीं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो वो एक इस लिहाज की स्क्रिप्ट थी कि मैं एक तो उसको एक गो में खत्म कर गई और मैं पूरा टाइम हंस रही थी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। अच्छा। एक ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस फिल्म को हाँ की। दूसरी बात ये कि इनफैक्ट स्क्रिप्ट पढ़ते साथ ही मुझे तो नहीं लगा कि उसमें कोई भी चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज इट वाज वेरी वेल रिटन। शाम ने एक तो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में आई थिंक कोई 3 साल या 2 साल लगाए हैं। 3 साल में उन्होंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की, सो इट वाज एक्चुअली फ्लॉलेस। और मुझे नहीं लगा किसी भी पॉइंट पे, जैसे होता है हम बोलते हैं कि इस सिचुएशन में ये चेंज कर दें, मेरा ये डायलॉग चेंज कर दें, फलाना कर दें, ढिमकाना कर दें, बट नथिंग एट ऑल। और अगर मैं कभी ऐसा कोई सजेशन देती भी थी कि हिशाम, मुझे लगता है जो कि मेरी और हिशाम की काफ़ी डिस्कशंस होती थी कि इसको चेंज कर दें, कर दें, लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने पूरी फिल्म बनाई हुई थी विथ एडिट। उनके दिमाग में फर्स्ट कट चल रहा था फिल्म वो पहले से उन्होंने ही वाज वेरी श्योर ऑफ हिज कंटेंट। उनको एग्जैक्टली पता था कि उनको क्या लाइन चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अच्छा, जब स्क्रिप्ट ये वाकई सही कह रही है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसने पढ़ी है, वो हम हो, मैं हूँ, आमना हो, सलमान शाहिद साहब, जिसने पढ़ी है ना, उसने वो स्क्रिप्ट देख के ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये फिल्म बननी है या नहीं बननी, उन्होंने इसके लिए हाँ कर। मेरे पास सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स है, क्लोजिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये मुझे बताएं जल्दी जल्दी, बस बता दें कि अब अगर जब ये फिल्म एक तो कल रिलीज हो रही है इंशाल्लाह ताला, इस फिल्म का पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट आएगा? ये एक कंप्लीट नई फील की फिल्म है। जॉनरा तो आई थिंक सेम है, रोमांटिक कॉमेडी, बट लुक एंड फील इस फिल्म का ऐसा है कि आई थिंक नए फिल्म मेकर्स को एक और डायरेक्शन मिलेगी कि इस तरह की फिल्में भी बन सकती है। वन मोर थिंग, दिस इज अ स्मॉल बजट फिल्म एंड दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म कि आप इस अमाउंट में फिल्म बनाएं जो आवाम देखे भी चल भी जाए, विच इज गोइंग टू हेल्प आवर सिनेमा टू ग्रो। इफ यू गोना मेक अ फिल्म विच इज ऑलरेडी, जिसका बजट ही 15 करोड़ हो, वी डोंट हैव नंबर ऑफ स्क्रीन्स, आपको क्या लगता है वो फिल्म 25 करोड़ बनाएगी? So I think it's realistically very a naive thing to do. It's a perfectly budgeted film which people can come in and producers जो आज हैं वो सोच के बना सकते हैं। And all the new filmmakers can get inspired. एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी। और बिल्कुल जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर हमारे सेट पर सिर्फ ये 4 अच्छे खूबसूरत चेहरों के साथ आपको इतना मजा आया है, अगर कल आप मूवी देखने जाएंगे तो सोचिए आपको उस मूवी में कितना जॉय मिलेगा, कितना आप लुत्फानंदोज होंगे। अपनी फैमिली के साथ जाइए और इस मूवी को एंजॉय कीजिए। और मेरे सब यहाँ पर मौजूद गेस्टों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच आमना, फैसल आपका बहुत शुक्रिया, मरहूम साहब आपका भी बहुत ही शुक्रिया, और आपका भी बेहद शुक्रिया जैन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की, 92 न्यूज की पूरी टीम की दुआएं इस मूवी के साथ है। रेडी स्टेडी नो है, लेकिन मैं कहूंगी ready, steady and go! Exactly.